तो हम ये कह रहे थे कि जो पुराने जमाने में जो चीजें थी वही चीजों को आज हम लेकर नए साइंस के साथ, नए मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेंगे। बेसिकली आई एम ए बायोटेक्नोलॉजिस्ट और ऐसा कहा गया है कि आने वाला जो दौर है वो बायोटेक्नोलॉजी का रहेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रहेगा। जो हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो बहुत सारी जानकारी हमारे पास है ही, जो किसी भी सेक्टर के अंदर हम अच्छा काम कर सकते हैं। और जो दूसरा दौर है वो है बायोटेक्नोलॉजी। और हम सभी को बहुत खुश होना चाहिए क्योंकि जो आने वाला दौर है, जो सबसे बड़ा काम कर सकता है आगे जाकर, उस चीज को ई बायोटेरियम ने अपने साथ लेकर आज हम सबके सामने उन्होंने ये रखा है। स्पेशली थैंक्स टू मिस्टर सागर सर। चलिए इस प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं। आज हेल्थ के बारे में जानकारी लेंगे हम, किस तरीके से हेल्थ वर्क करेगी, किस तरीके से ये प्रोडक्ट काम करेगा। सबसे पहले मैं सभी लोगों को कांग्रेचुलेशंस करूंगा क्योंकि इतने बिजी शेड्यूल में से आपने समय निकालकर इस प्रेजेंटेशन को सुनने का जो टाइम निकाला है, उसी के लिए आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद। और जो वक्त आज हमने निकाला है इस प्रोडक्ट के लिए, उसे हम डायरेक्टली कोरिलेट करते हैं हमारे फिजिकल सक्सेस के लिए। बिकॉज सक्सेस होना मतलब सिर्फ इकोनॉमिकल फ्रीडम नहीं है, हमारा स्वस्थ जीवन भी उतने ही मायने रखता है। बिकॉज कोविड के ड्यूरेशन में हमने देखा है बहुत सारा पैसा था बट वो पैसा काम में नहीं आया क्योंकि हमारी सेहत बहुत खराब हो चुकी है ना। तो जितनी जरूरत पैसे की है, जितनी वैल्यू पैसे को है, उतनी ही वैल्यू, शायद उससे कई थोड़ा सा अगर ज्यादा बात करेंगे तो भी गलत नहीं होगा, उतनी वैल्यू हमारे सेहत की भी है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके सामने है जिस प्लेटफॉर्म को मद्देनजर रखते हुए अगर हम काम करेंगे तो हमारी सेहत तो अच्छी बनेगी, हम हमारे साथ जो लोग हैं उनकी सेहत भी अच्छी बनाएंगे और सेहत को अच्छा बनाने के साथ साथ हमारी वेल्थ भी आगे बढ़ेगी। तो फिर से एक बार कांग्रेचुलेशंस फॉर ज्वाइनिंग अस टू हैव अ फिजिकल सक्सेस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। चलिए देखते हैं किस तरीके से ये वर्क होगा। तो सबसे पहले हमने जो काम किया है वो किया है मार्केट की जो मिसिंग लिंक है, बहुत बड़ी मिसिंग लिंक है। जैसा सागर सर कहते हैं कि एग्रीकल्चर बहुत बड़ा मार्केट है, उससे भी ज्यादा, या अगर हम कोरिलेट करें उसके साथ तो नियर अबाउट उतना ही हमारा हेल्थ का भी बहुत बड़ा मार्केट अवेलेबल। आने वाले ड्यूरेशन के अंदर $670 मिलियन का ये मार्केट होने वाला है। अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं, इंडिया के बाहर की अगर बात करें तो ये आंकड़ा काफी हद तक बढ़ जाएगा, बट इंडिया की बात करेंगे तो ये बहुत बड़ा मार्केट है। बिकॉज वी आर डेवलपिंग कंट्री, हम डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आते हैं, वी आर नॉट फुल्ली डेवलप्ड। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो वहां पे न्यूट्रिशन बहुत पहले आया है और उन्होंने उसके अंदर बहुत अच्छा काम भी किया है। तो हमने भी फॉरेन लैबोरेटरीज के साथ कोलैबोरेशन करके इस प्रोडक्ट के अंदर बहुत अच्छी और भी एफिशिएंसी बढ़ाई है इस प्रोडक्ट की। तो हम इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरीके से वर्कआउट करते हुए देख रहे हैं। तो देखते हैं ये प्रोडक्ट एक्चुअली क्या है। तो ये प्रोडक्ट किसी भी तरीके का मेडिसिन नहीं है, किसी भी तरीके की दवाई नहीं है, ये एक न्यूट्रिशन फुलफिल करने का काम करने वाला एक प्रोडक्ट है जो हम इसे रिकमेंड करेंगे एज ए न्यूट्रासिटी। उसके भी कुछ लॉन्ग फॉर्म हम देखेंगे कि न्यूट्रासिटिकल एक्चुअली क्या है। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा शरीर बनता है वो इन 11 अलग अलग प्रणालियों से बनता है। अगर हम सर के ऊपर देखेंगे यहाँ पे, तो ये है हमारी ब्लड सर्कुलेटरी मैकेनिज्म। तो यहाँ से क्लॉकवाइज अगर घूमेंगे तो ये 11 सिस्टम्स है और इन 11 सिस्टम को अगर इकट्ठा हम करेंगे तो ये हमारा पूरा मानवीय शरीर बनता है। इसका मतलब हमारा शरीर सभी लोगों को पता है कि सेल से बना है, सेल से बनता है। यस, सेल्स से टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से एक सिस्टम और अलग अलग सिस्टम से पूरा शरीर। तो क्या हम ये कहेंगे कि हर सेल की जरूरत सेम है, हर ऑर्गेनल की जरूरत सेम है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हर सेल मतलब, सेल का मतलब मेरा पर्टिकुलर में सिस्टम की बात कर रहा हूं। जो सिस्टम, अगर सर्कुलेशन की बात करेंगे तो सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर जो टिश्यूज, जो सेल्स काम करती हैं, उनको लगने वाली चीजें, और डाइजेशन की अगर हम बात करें तो उन सेल्स को अपना काम करने के लिए जरूरत भरी जो चीजें हैं वो काफी हद तक अलग अलग हो सकती है। कुछ कॉमन तो जरूर होंगी, बट जो स्पेशलाइजेशन का वक्त अगर आता है तो वो अलग होगा। जैसे हम देखते हैं ना कि ग्रेजुएशन के अंदर तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बट उसके अंदर से एक सब्जेक्ट को चुन के हमें पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ता है। और पीएचडी की बात करेंगे तो और नैरो हो जाएगा। पीएचडी वाला सब्जेक्ट आप किसी को सिखा नहीं सकते, बिकॉज वो बहुत सारा स्पेशलाइजेशन है, वो सिर्फ आप ही के हद तक है। तो
अलग अलग सिस्टम के अंदर काम करने वाली जो सेल्स हैं, जो स्पेशलाइज्ड तरीके से काम करेंगी उस पर्टिकुलर प्रणाली के अंदर, तो उनकी जरूरतें कुछ अलग हो सकती। तो ये तो रहा हमारे पूरे शरीर का विवरण। तो ये इस अलग अलग 11 सिस्टम से बनता है। हर सिस्टम दूसरे सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। हर सिस्टम दूसरे सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। हम बात करेंगे थोड़ा सा आज रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जो 10 नंबर पे लिखा हुआ रेस्पिरेशन की। जैसा हम एग्जांपल देख रहे हैं ना, हमेशा ब्लड का एग्जांपल हमने देखा था लास्ट टाइम, डाइजेशन का देखा था। तो आज के प्रेजेंटेशन में हम थोड़ा सा रेस्पिरेशन के ऊपर बात करेंगे। ये मकसद, एक एग्जांपल तो मैं हमेशा दे सकता हूं, बट ये अलग अलग एग्जांपल देने का मतलब ऐसा है कि आपको भी समझ में आए कि आपके शरीर के अंदर एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए, रेस्पिरेशन के अंदर हम ये सोचेंगे, ये देखेंगे कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट क्यों है। तो रेस्पिरेशन की अगर बात आई तो हम ऑक्सीजन का कंजम्पशन करते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट के बारे में जब हम देखेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि रेस्पिरेशन किस तरीके से वहां काम करेगी। तो जनरलाइज्ड तरीके से अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो वहां पे बाइकार्बोनेट बनता है। बाइकार्बोनेट का मतलब होता है, उसको अगर हम तो थोड़ा सा स्प्लिट करेंगे तो वाटर एंड H+ आयंस के अंदर वो कन्वर्ट होगा। वो भी रिएक्शन में आपको दिखाऊंगा। तो H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना माने एसिडिक कंडीशन बढ़ना। और क्योंकि हर कंटेंट बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से के अंदर लेकर जाने का काम कौन करेगा? हमारा रक्त, हमारा ब्लड। तो ये भी H+ आयंस कहां जाएंगे? ब्लड के अंदर। अगर H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के अंदर ज्यादा रहा तो ब्लड का pH एसिडिक रहेगा। ब्लड का pH अगर एसिडिक रहा तो ब्लड का जो थिकनेस है वो बढ़ता रहेगा, वो पतला नहीं रहेगा, बढ़ता रहेगा। अगर ब्लड गाढ़ा हो गया तो सर्कुलेशन ठीक से नहीं होगा, सर्कुलेशन ठीक से नहीं होगा तो ऑक्सीजन भी कैरी नहीं होगा। तो हर सिस्टम दूसरे सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट, ठीक है। तो हम आज इस प्रेजेंटेशन के द्वारा ये देखेंगे कि क्या ये इबारेज मोर पावर प्रोडक्ट जो स्पेशली इबैटोरियम के साथ जुड़ा हुआ है, ये प्रोडक्ट आपके शरीर के अंदर रहने वाली, क्या ये 11 अलग अलग सिस्टम के ऊपर सही मायनों में काम करेगा, उसके ऊपर भी आज हम बात करने वाले हैं इस प्रेजेंटेशन के दौरान। तो न्यूट्रास्यूटिकल को कुछ अलग अलग तरीकों से डिफाइन किया गया है इन टर्म्स ऑफ मेडिकल साइंस। तो सबसे पहले है न्यूट्रिशन फार्मास्यूटिकल। तो हम तो काम कर रहे हैं न्यूट्रिशन देने का। तो न्यूट्रिशन को अगर हम थोड़ा सा मेडिकेशन वाली लैंग्वेज में बात करेंगे, या फिर जो कंटेंट हम यूज कर रहे हैं वो कंटेंट एज अ मेडिसिन के रिजल्ट अगर हमें देंगे तो क्या उसे हम मेडिसिन कहेंगे? नहीं। काम कर रहे हैं मेडिसिन के जैसा, दवाइयों के जैसा, बट वो दवाइयां नहीं है। तुलसी काम करती है एंटीसेप्टिक, हल्दी काम करती है एंटीसेप्टिक। कहीं पर भी खरोच आएगी, घाव आएगा तो हम सबसे पहले हल्दी लगाते हैं। क्या वो मेडिसिन है? नहीं, बट काम कर रही है मेडिसिन के जैसा, इसलिए उसे न्यूट्रिशन के कैटेगरी के अंदर डाला हुआ है। स्पेशली अगर हम बात करेंगे तो मेडिसिनल प्लांट्स जिस तरीके से हम सुनते हैं उसी तरीके का ये एक टर्म है। तो फार्मास्यूटिकल के जैसा काम करेगा बट है न्यूट्रिशन, इसीलिए नाम आया न्यूट्रिशन का न्यूट्री, और फार्मास्यूटिकल जो लास्ट है सिटिकल का, उसका सिटिकल। तो न्यूट्रास्यूटिकल, इस तरीके से वो एक कॉम्बिनेशन के द्वारा आया। नेक्स्ट वन फार्मा फूड, खाने की ही चीजें उसके अंदर यूज की गई। हम देखेंगे कंटेंट के बारे में, बादाम है, अदरक है, दालचीनी है, इलायची है, लौंग है, कोकोनट है, शहद है, गन्ना है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम रोज हमारे डेली लाइफ के अंदर हम यूज करते हैं, उसे खाते हैं। तो खाना ही है, बट दवाइयों जैसा खाना जो काम करेगा आपके बॉडी के अंदर जाके। कोई अगर डैमेज हुआ है तो उसे रिवर्ट करने का, प्रोटेक्शन देने का, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का, ताकि आप अलग अलग इन्फेक्शियस पार्टिकल को फाइट कर सकें। तो ये दवाइयों का काम है। तो वही उसी तरीके का काम ये करने की क्षमता रखता है, इसीलिए इसे फार्मा फूड भी कहा जाता है। तो समझ में आया, हम मेडिसिन की बात नहीं कर रहे हैं, दवाइयों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऐसे खाने की जो रोज खाने के अंदर आती हैं, बट हमने चुना है अलग अलग चीजों को। क्यों चुना है? क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी दी गई। तो आज जो हम खाना खाते हैं, हमारी चॉइसेस क्या है? तो हमारी चॉइसेस है ये लेफ्ट हैंड साइड वाली ऊपर जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, जिसके अंदर रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं, ऑयली प्रोडक्ट हैं, बहुत ज्यादा फैट कंटेंट वाले हैं, हेवी शुगर वाले हैं, कैफीन वाले हैं। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐसी हैं जो हमारे शरीर को लगती नहीं है, बल्कि बहुत निग्लिजिबल अमाउंट में लगती, बहुत कम अमाउंट में लगती, ना के बराबर। नहीं लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 20 साल पहले पिज्जा बर्गर नहीं था, लोग जी रहे थे, बहुत अच्छा जी रहे थे, है ना। तो ये हमारी आज की चॉइस है, बिकॉज हमारी लाइफ बहुत फास्ट हो चुकी है। हमें
इसी तरीके से हमारी लाइफ को जीने की आदत पड़ चुकी है, तो इसे हम चाह कर भी उतने अच्छे तरीके से रिवर्ट नहीं कर सकते। बट हमारी बॉडी की नीड क्या है, हमारी जरूरतें क्या है, वो है विटामिन, फ्रेश एलिमेंट्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, गुड फैट। ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे शरीर को बहुत तंदुरुस्त रखने का काम करती है। हम धीरे धीरे स्लाइड्स के अंदर ये भी देखेंगे, सिर्फ न्यूट्रिशन हमारे शरीर की जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है, ये हमारे हर सेल को, हर ऑर्गन को अच्छे तरीके से काम करने के लिए बढ़ा रहा है, प्रमोट कर रहा है, पॉजिटिव साइंस दे रहा है उसको कि आप अच्छी तरीके से काम करिए। जो काम कम कर रहे थे उनका काम बढ़ाएगा, जो गलत काम कर रहे थे उनको वो छुड़ाकर अच्छा काम करने का प्रयास करेगा। तो ये आपके शरीर को ना सिर्फ प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, बट आपके शरीर की एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, और जो अच्छे न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे थे उसके वजह से जो डैमेजेस हो रहे थे, उन डैमेजेस को भी वो रिवर्ट करके उसको भी अच्छा करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारी कंपल्शन है। ये क्योंकि हम ये नहीं ले रहे हैं, इसीलिए आज 90% से भी ज्यादा जो डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स हम सुन रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल ओरिएंटेड, हमारी लाइफस्टाइल चेंज हुई है इसी वजह से। एटमॉस्फेयर को हम चेंज नहीं कर सकते, जो हम खाना खा रहे हैं उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जिस तरीके से हम खाना खा रहे हैं उसे भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं, हमारे सोने का ठिकाना नहीं है। कम इसका मतलब जो टाइम ड्यूरेशन सही मायने में होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है आयुर्वेदा की लैंग्वेज में, अगर हम बात करेंगे या फिर थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी टच इसे देंगे तो भी चलेगा। रात को 10 बजे सोना चाहिए, 11 से लेकर रात के 2 बजे तक का जो समय होता है वो स्पेशली हमारे हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाने का होता है। सही मायनों में अगर हमारी फिटनेस अच्छी होनी चाहिए तो ये नींद बहुत अच्छी है, और सुबह 4 बजे उठना चाहिए, तो ये होनी चाहिए दिनचर्या। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि जब उठने का समय होता है तब बहुत सारे लोग सोते हैं। तो क्या सही मायनों में हमारा शरीर खुद को हील करने के लिए कैपेबल है? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कुछ ऐसे रीजंस है जिस वजह से हमारी लाइफस्टाइल चेंज हुई। ठीक है, तो देखते हैं इसे किस प्रकार हम थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। हम ऐसे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, हम ऐसा सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं जो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर तरीके के इंसान को अच्छी सेहत देने का काम करेगा। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, जिंदगी भर या फिर मरते दम तक दवाइयों का सेवन करना ये कभी भी कहीं भी अच्छे स्वास्थ्य की निशानी बिल्कुल नहीं है। तो क्या यह मुमकिन है कि दवाइयों से हमें छुटकारा मिल सकता है? अगर हम न्यूट्रिशन डिफिशिएंट कंडीशन की वजह से कहीं किसी बीमारी से जूझ रहे हैं और वो न्यूट्रिशन आपके शरीर के अंदर अगर जाता है सही मायनों में, सही तरीके से, और आपकी सेल से एब्जॉर्ब कर पाएगी अच्छे तरीके से, तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि आपकी दवाइयों से छुटकारा हो सकता है। और वो हम धीरे धीरे देखेंगे किस प्रकार से ये होगा। तो इसका सॉल्यूशन अब तक तो हम वेट कर रहे थे, बट अभी वेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक्सक्लूसिवली eBioTourism ने अपने प्लेटफॉर्म पे इस प्रोडक्ट को लाया है जिसका नाम है हिबारिज मोर पावर, और उस प्रोडक्ट के ऊपर आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अभी देखते हैं कि ये प्रोडक्ट के फीचर्स क्या क्या है। मैं और एक चीज बता दूं कि सागर सर ने, जो जैसा प्रतीक सर ने कहा कि उनकी एक अलग मास्टरी है इन द मैग्नेटिज्म, तो हर बोतल के नीचे सागर सर ने स्पेशली अलग तरीके के मैग्नेट्स लगाए ताकि इसकी जो इफिशिएंसी है, जो आज हम प्रोडक्ट ये इस प्रेजेंटेशन को देखने वाले हैं, उस प्रेजेंटेशन के एंड में आपको पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट की ताकत क्या है, और उस ताकत को और बढ़िया तरीके से बढ़ाने के लिए सर ने इसको स्पेशली मैग्नेटाइज किया। और मैग्नेटाइज के अंदर, मैग्नेटिज्म के अंदर आप सब लोग बहुत ज्यादा जानकारी इसकी आपको है, बहुत ज्यादा नॉलेज इसका आप रखते हैं, जो एक्सटर्नली आपके बॉडी को बहुत शानदार तरीके से मेंटेन करने का काम तो करता ही है। और ये जो प्रोडक्ट है जो आपके सामने दिख रहा है, ये प्रोडक्ट आपके शरीर को अंदर से और अच्छा बनाने का प्रयास करेगा। और इसकी जो इफिशियंसी है, इस इफिशियंसी को सर ने और ज्यादा बढ़ा दिया है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिज्म। तो ये बहुत बेहतरीन तरीके का कॉम्बिनेशन रहेगा, मैग्नेटिज्म प्लस हिबारिज मोर पावर, जो आपके बॉडी के अंदर क्या क्या काम करेंगे उसके फीचर हम अभी यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे जो बड़ा फीचर है वो फीचर हम यहां देखेंगे, दैट इज एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी। देखिए, एंटीऑक्सीडेंट्स हमें लगते हैं, यस डेफिनेटली रोज की जिंदगी में हमें एंटीऑक्सीडेंट्स लगते हैं। क्यों लगते हैं? तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है। तो एंटीऑक्सीडेंट को अगर थोड़ा सा हम स्प्लिट करेंगे ना उस नाम को,
तो एंटी अलग होगा, ऑक्सीडेंट अलग होगा। एंटी का मतलब अपोज करना, उसे रोकना। किसे रोकना चाहते हैं? ऑक्सीडेशन प्रोसेस को, ऑक्सीडेंट को। ऑक्सीडेंट कब आएंगे? जब ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी साइंस के अंदर, उस प्रोसेस के बाद जो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, ऐसे रेडिकल्स निकलेंगे जो हमें डैमेज करने का काम करते हैं, उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेशन के बाद मिलने वाले हमारे शरीर को डैमेज करने वाले कुछ कण, कुछ रेडिकल्स, उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेंट। तो ऑक्सीडेंट को रोकने के लिए जो शब्द बना उसका नाम है एंटीऑक्सीडेंट। तो देखिए हमारे शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट तो बहुत अच्छी तरीके से बनते हैं, बट उतने पोटेंटली नहीं बनते जितने हमारे शरीर को जरूरत। इसीलिए हमारे खाने से एंटीऑक्सीडेंट लेना पड़ता है। तभी देखते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या है। आपके सामने जो पिक्चर दिख रही है एक कार की, वो कार चलाने के लायक नहीं है, वो कार बहुत खराब हो चुकी है, रस्ट हो चुका है उस कार का। माने जो लोहा है वो पूरे तरीके से गल चुका है, ये कभी भी किसी भी तरीके के काम की नहीं रही। तो ये क्यों हुआ? इसे खराब करने के लिए 3 चीज कारणीभूत है। सबसे पहले है ऑक्सीजन, दूसरा है पानी। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को खराब करने के लिए। और तीसरा जो है वो ये खुद, दैट इज वन टाइप ऑफ मेटल, दैट इज आयरन। ठीक है ना, Fe+, 3 प्लस आते हैं उसके ऊपर, प्लस प्लस प्लस, Fe+, आयरन। कहते हैं ना कि रोज एक एप्पल अगर खाएंगे तो डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी होता है और बहुत अच्छी मात्रा में फेरस होता है, दैट इज आयरन होता है, जो हमारे बॉडी को अच्छा रखता है, हमारे ब्लड सेल्स को मेंटेन करता है। तो उसके भी बहुत सारे फीचर्स हैं, वो फिर में बात करेंगे हम। तो ये 3 चीजें अगर इकट्ठा हो गई तो वो खराब करना शुरू कर देती। तो हमारे ब्लड के अंदर भी आयरन है। एक आरबीसी को, एक रेड ब्लड सेल को पकड़कर लेकर जाने का काम करते हैं 2 हीमोग्लोबिन, 2 तरीके से। एक इधर से पकड़ता है, एक इधर से पकड़ता है, और बीच में रहता है ऑक्सीजन। ये 2 हीमोग्लोबिन को पकड़कर लेकर जाने के लिए इसको भी 2 आयरन लगते हैं और ये हीमोग्लोबिन को भी 2 आयरन लगते हैं। तो एक आरबीसी को या फिर एक ऑक्सीजन को, आरबीसी में ना बोलो, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रहता है वो, तो एक ऑक्सीजन को घुमाने के लिए 2 हीमोग्लोबिन और 2 हीमोग्लोबिन को घुमाने के लिए 4 आयरन लगते हैं। तो देखिए जो डैमेज करने का काम करने के लिए जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, जो 3, वो 3 पैरामीटर्स इकट्ठा ही घूम रहे हैं सब जगह। तो क्या हमारी बॉडी भी इतनी खराब हो चुकी है? डेफिनेटली हमारी बॉडी अंदर से खराब हुई है। आप जब भी बीएमआई देखोगे ना आपका, जिनका बीएमआई एज से कम है उनकी बॉडी अंदर से अच्छी है, जो लगभग 5-7% लोग आते हैं। उम्र है 20 साल की और बीएमआई चेक करेंगे तो इंटरनल बॉडी जो है वो 30 साल 35 साल की दिख रही है। इसका मतलब आपकी बॉडी अंदर से खराब हो चुकी है। उसका पहला कारण और सबसे बड़ा कारण है एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर के अंदर उतने अच्छे तरीके से नहीं जा रहे। कहते हैं ना कि खाना खाने के पहले थोड़ा सा सैलड होना चाहिए। कितने लोग खाते हैं गिनकर, वेट कर कर, मेरा वजन 90 केजीज है, इतना खाना चाहिए, मेरा वजन 70 केजी है, मुझे इतना खाना चाहिए, उतना ही खाएंगे। ये पॉसिबल है? आप खाते हैं? हर बार अलग अलग सैलड के अंदर अलग अलग चीजें होनी चाहिए, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो खाना खाने के अंदर से तो नहीं मिलेगा। तो क्या करते हैं बहुत सारे लोग, एक पर्टिकुलर फूड ज्यादा खाते हैं। ऐसा नहीं है, कॉम्बिनेशन जो होते हैं ना, जो क्लस्टरिंग होती है ना, अलग अलग अपनी जो स्ट्रेंथ है, वो अलग अलग स्ट्रेंथ वाले लोग जब इकट्ठा होते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ और कई गुना बढ़ती है। तो वही ये मनीषा थी इस प्रोडक्ट को बनाने के पीछे, स्पेशली फॉर द एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, कि अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को हमने इसके अंदर डाला है जो काम करेंगे आपके बॉडी के अंदर बेहतरीन तरीके से। तो देखते हैं किस तरीके से ये वर्क होता है। जैसा मैंने कहा कि मुक्तन इस तरीके से काम करते हैं। तो देखते हैं ये है कि रेस्पिरेशन मैकेनिज्म हमारे शरीर के अंदर, जो मैंने अभी एग्जांपल हमने इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत में देखा था, ये है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलने वाली एक रिएक्शन, जहां पे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है और साथ में एनर्जी भी बनती है। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये प्रोसेस कंपलसरी चलते रहती है। तो ऑक्सीजन एकमात्र ऐसा मॉलिक्यूल है जो इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर सकता है, बाकी दूसरा कोई ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। तो ये एकमात्र रीजन है हमें ऑक्सीजन लगता है। तो ऐसा सपोज करते हैं कि ऑक्सीजन मेरे शरीर के अंदर आया और ये इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में ऑक्सीजन ने इसे कैप्चर कर लिया। यहाँ पे आप देखते हैं, ये तो एक सिंपल रॉ डायग्राम मैंने बनाई थी हाथ से, तो इस तरीके से ये आया है। तो अगर थोड़ा सा टेक्निकल देखेंगे तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है, फिर रिडक्शन रहता है यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन में जाता है, फिर रिडक्शन में जाता है, फिर ऑक्सीडेशन, फिर रिडक्शन, 3 साइकिल ये चलती है और सबसे लास्ट में ऑक्सीजन आता है और वो ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है।
तो जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस साइन आएगा, करेक्ट? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो माइनस चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। तो जब ऑक्सीजन माइनस साइन में आता है तो कुछ मॉलिक्यूल्स उस तरीके से निकल जाते हैं जिसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स या फिर मुक्त कण, फ्री रेडिकल। और ये फ्री रेडिकल का मतलब होता है ऑक्सीडेंट। तो यहाँ पे हमने देखा है कि कुछ हिस्सा इसका पानी में कन्वर्जन होता है, कुछ हिस्सा एज इट इज ये OH माइनस, OH3 माइनस, O माइनस के अंदर चला जाता है, दैट इज अ फ्री रेडिकल्स। तो अभी देखते हैं कि ये फ्री रेडिकल्स किस तरीके से काम करते हैं। तो देखिए ये एक मॉलिक्यूल है जो स्टेबल कंडीशन में है, और ये तब अनस्टेबल होगा जब इसका एक इलेक्ट्रॉन मूव हो जाएगा। लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए या 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये स्टेबल है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टेबल लिखा हुआ है, इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया, किसने छीन लिया, रेडिएशन के अंदर आप घूमे हो, गलत खाना आपने खाया है, एटमॉस्फेयर के अंदर ज्यादा घूमे हो, धूप के अंदर ज्यादा घूमे हो, पानी का सेवन कम किया है, ज्यादा मसाले खाना खाया है, ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं, रेडिएशन के अंदर ज्यादा घूम रहे हैं, वाईफाई जोन के अंदर ज्यादा घूम रहे हैं। तो बहुत सारे रीजन है किसी भी मॉलिक्यूल को अनस्टेबल करने के लिए। तो सपोज करते हैं इनमें से कोई एक चीज हुई है हमारे साथ और इसके अंदर का एक इलेक्ट्रॉन चला गया। कितने भी इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अभी बाहर के इसमें चाहिए 8, तो यहाँ पे है 7, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, तो ये हो गया फ्री रेडिकल के अंदर अनस्टेबल। अनस्टेबल अगर रहा तो वो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। बिन बुलाया मेहमान होता है वो, और वो भी आतंकवादी के जैसा होता है जो घर में घुस के तहस नहस करने का काम करता है। तो उसको स्टेबल करना जरूरी है, और वो स्टेबल तब होगा या तो वो किसी और मॉलिक्यूल के साथ जाकर कॉम्बाइन करे और कंबाइन करके अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दे। वो बहुत कम बार देखने मिलता है। अगर हम फ्री रेडिकल की बात करेंगे तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं कि अपने पास का एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देते, बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट्स के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, फिर से इसे कन्वर्ट कर देगा स्टेबल मॉलिक्यूल के अंदर। और अगर ये स्टेबल हुआ तो ये किसी भी पार्टिकल, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वो स्टेबल बना। तो यही काम है एंटीऑक्सीडेंट का। जितने भी फ्री रेडिकल्स मिल रहे हैं शरीर के अंदर, उसे पकड़ पकड़ के वो निष्क्रिय कर देगा, उसे डिफ्यूज कर देगा, उसे स्टेबल कर देगा। इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट को स्कैवेंजर्स कहते हैं। स्कैवेंजर का मतलब होता है पकड़ के चारों तरफ से उसे घेर के उसे दबोच लेना, उसे समाप्त कर देना। सिर्फ पकड़ के नहीं, चारों तरफ से उसे लेगा ताकि वो किसी भी तरीके से बाहर ना निकल पाए। दैट इज द बेनिफिट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट हमारे रोज के खाने से मिलते हैं, बट हमने यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट दिए ना, उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी बहुत शानदार तरीके से है। लगभग 30 से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट ऐसे जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी है। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत पोटेंटली काम करते हैं, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए दूसरे एंटीऑक्सीडेंट एक्टिवेटर का काम करते हैं, एनहांसर्स का काम करते हैं, इग्निशन का काम करते हैं। इसीलिए जो जब क्लस्टर का बात आती है ना, जब कॉम्बिनेशन की बात आती है, तो कॉम्बिनेशन थेरेपी इज द बेस्ट थेरेपी। समझ रहे हैं आप? क्योंकि कौन सा मॉलिक्यूल कौन से मॉलिक्यूल को और ज्यादा उसकी एफिशिएंसी बढ़ाएगा पता नहीं चलता। तो इसीलिए ये परफेक्ट फॉर्मुलेशन है इस प्रोडक्ट का, जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को शानदार तरीके से ये बढ़ा। नेक्स्ट में अगर हम देखेंगे इसका नेक्स्ट फीचर, दैट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करेंगे, हमारी खुद की इम्यून सिस्टम हमारे ही शरीर को फॉरेन पार्टिकल समझ के फाइट करने लगती। नाम के अंदर ही है। साइंस इतना सुंदर है, साइंस ने हर चीज नाम के अंदर ही दफन कर दी है। ऑटो इम्यून, ऑटोमेटिक इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स। ऑटोमेटिक का मतलब क्या होगा? आपके ही WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स, आपके भी किलर सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, T4 सेल्स आपके शरीर को मारने का काम करते। ठीक है, उसे हम कहेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हमारे शरीर के ब्रेन से लेकर फुट तक हर हिस्से में देखे जा सकते हैं। और आज जितने भी डिसीज डिसऑर्डर्स हम सुन रहे हैं ना, उसमें से 95% डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स एक ही कैटेगरी के अंदर आती है, दैट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। मतलब गलत लाइफस्टाइल के वजह से जुड़ने वाली बीमारियां। ठीक है, तो क्या इसे रिवर्ट कर सकते हैं? देखते हैं आगे आगे। अगर ये प्रोडक्ट शानदार तरीके से वर्क करता है, आपको लगा प्रेजेंटेशन देखते हुए कि हाँ ये काम कर रहा है, तो डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि अगर लाइफस्टाइल अंदर से सुधार दी जाए तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा, और जो भी जितने भी डैमेजेस आज हम देख रहे हैं उससे हम बच सकते हैं। तो अभी देखते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले है कंफ्यूजन।
बहुत आम तरीके की बीमारी है। बहुत लोग तो इसको कैजुअल लेते हैं, यार भूलना ठीक है यार, बहुत टेंशन में रहता हूँ मैं, बहुत सारे काम है, भूलना तो लाजमी है ना, मैं भूल तो सकता हूँ कितना काम करूंगा। पहले ऐसा नहीं था, जब कैलकुलेटर नहीं थे तो वो ब्रेन पावर अलग थी, तो उस वक्त लाइफस्टाइल बहुत सही थी उनकी। आज भी अगर हम गांव की तरफ जाएंगे तो उनका ब्रेन, जो लोग शहर के अंदर रहते हैं उनसे कई गुना अच्छा चलता है हर सेक्टर के अंदर। ठीक है, तो कंफ्यूजन ये एक आम नहीं है, आम चीज नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है, स्पेशलाइज्ड कैटेगराइज्ड अंदर एटो इम्यून डिसऑर्डर। और हम देखेंगे एटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर तो ब्रेन है, स्किन, थायराइड, कोलन, एड्रेनल, दैट इज लोअर पार्ट ऑफ आवर बॉडी, नेक्स्ट वन जॉइंट, साइनस, माउथ। तो ये सब चीजों के अंदर जो दिक्कतें आज देखने मिल रही हैं वो भी एटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर आ सकती हैं, आती हैं। तो देखिए ये बहुत सारा दिक्कत भरा काम है एटो इम्यून डिसऑर्डर, इसे बिल्कुल भी हल्के में हमें नहीं लेना है। तो हम इस प्रोडक्ट को प्रेजेंटेशन जब करते हैं, जब देते हैं, तो साथ में बहुत सारी चीजें भी हम बताते हैं। जैसे जैसे खत्म होगा वैसे वैसे मैं वो भी चीजें बताऊंगा, घर में हर कोई कर सकता है, बिल्कुल हम उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए इससे बचने के लिए हमारा प्रोडक्ट तो कारगर सिद्ध हुआ है, काम तो करता ही है, बट अगर आप थोड़ा सा आपके लाइफस्टाइल को चेंज करने का प्रयास करेंगे ना, तो इसके और भी अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलेंगे। मतलब क्या, ज्यादा अल्कोहलिज्म आप करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं, तो इसे वीकली वंस, वीकली ट्वाइस करिए। जो डैमेज उससे वजह से हो रहा था वो थोड़ा सा कम होगा। फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं तो थोड़ा सा कम करिएगा। वॉकिंग नहीं करते हैं तो थोड़ा सा वॉकिंग करिए। सनलाइट के अंदर बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं, कार के अंदर एसी है, जब घर के अंदर जाते हैं तब एसी है, ऑफिस के अंदर जाते हैं तब एसी है। थोड़ा सा धूप के अंदर घूमेंगे, सुबह की धूप के अंदर, तो वो और बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए। तो ये सारी चीजें भी हैं, तो थोड़ा सा आप अगर कर पाओ तो बहुत शानदार तरीके के रिजल्ट हमें देखने मिल सकते। नेक्स्ट वन इज साइलेंट किलर, नथिंग बट द अर्थराइटिस। अर्थराइटिस एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम हेडिंग है। थोड़ा सा अंदर अगर जाएंगे हम तो ये बहुत सिग्रिगेशन टाइप की बीमारी है, दैट इज अर्थराइटिस। जॉइंट पेन इसी के अंदर आएगा, मसल, बोन्स, अगर इन दोनों के अंदर कोई दिक्कत है तो ये भी इसी के अंदर आएगा। स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर है तो ये भी अर्थराइटिस के अंदर आएगी। ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपेनिया है, रिमेटेड अर्थराइटिस है, बहुत सारी चीजें हैं हड्डियों से संबंधित, जिसे हम ब्रॉडली कहेंगे अर्थराइटिस। तो अर्थराइटिस हमें सिर्फ इतना पता है कि हड्डियों के अंदर का कैल्शियम कम हो जाना या फिर जॉइंट का पेन होना। तो ये बहुत कॉमन चीजें हैं आज की डेट में हमें देखने मिल रही है। बहुत बार ये देखा जाता है कि ठोस सतह पे हम बैठते हैं या हल्का कहीं हमारा डैश लगता है तो हमारी हड्डी खराब हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, हम वहां पे सूजन बहुत आती है, इन्फ्लेमेशन बहुत जल्दी देखने मिलता है, या फिर कार्टिलेजेस ब्रेक होना, या फिर जॉइंट के अंदर का जो ऑयल होता है वो थोड़ा सा कम हो जाना, स्पाइन के अंदर गैप बढ़ जाना, थोड़ा सा हाइट कम हो जाना। तो ये सब चीजें हैं अर्थराइटिस के अंदर। उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए ये एक हेल्दी बोन है, फिजिकल अपीयरेंस अगर देखेंगे तो स्ट्रेट खड़ा हुआ है, तो ये हेल्दी बोन है, बोन की डेंसिटी है इस तरीके से। ये धीरे धीरे अगर इस तरीके से बनती जाए तो इसे हम कहेंगे ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोन्स, पोरोसिस का मतलब होता है छेद। अगर बोन के अंदर ये जो छोटे छोटे छेद है ये तो नेचुरल तरीके से होते हैं, इसको अगर ये जो छेद है ये थोड़े से अगर बढ़ने लगे इतने ज्यादा तरीके से तो इसे हम कहेंगे पोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक आज की डेट में देखने वाली बहुत कॉमन सी बीमारी है। अगर 50-55 साल की एज है आपकी तो थोड़ा सा लोग संभल के चलते हैं, थोड़ी सी ठेस अगर लग जाए, थोड़े से ठोस सतह पे बैठ जाए, या फिर किसी ने थोड़ा सा मार दिया थोड़ा सा ज्यादा तरीके से, या फिर इनका भी हाथ कहीं जोर से लग गया तो फ्रैक्चर होने की चांसेस है, बिकॉज आपके बोन्स के अंदर उतना कैल्शियम नहीं है। तो अभी कैसे देख पाएंगे कैल्शियम कितना होना चाहिए? तो ये एक टी स्कोर नाम की एक टेस्ट होती है जो डिटरमाइन करती है, शो करती है आपके शरीर के अंदर कितना कैल्शियम अवेलेबल है। अगर वो +1, समझना कैसा है, रेफरेंस तो दी जाती है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, +1 से -1 के बीच में अगर है, जो ग्रीन यहाँ पे हम लेवल बता रहे हैं, दैट इज नॉर्मल बोन डेंसिटी। ठीक है, -1 to -2.5 अगर हम देखेंगे दैट इज ऑस्टियोपेनी, ऑरेंज जोन। और ऑरेंज जोन के बाद कौन सा जोन आएगा? रेड जोन, जो ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर आप कन्वर्ट हो चुके हैं, दैट इज यू आर इन अ डेंजर जोन। तो इसे रिवर्ट होना बहुत मुश्किल भरा काम है, बिकॉज डैमेज आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम होता है 98%, आपके शरीर के अंदर 10% है या 20% है। तो ये जो बीच का ये जो फासला है, इस फासले को ओवरकम करने के लिए टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लगेगा।
तो इसीलिए थोड़ा सा बोन्स को एनालिसिस कर पाना मुश्किल भरा काम होता है, इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहते हैं। 2 में से 1 वुमन और 5 में से 1 मैन, मतलब पुरुषों के अंदर 20% और फीमेल्स के अंदर 50% ये देखा जाता है कि अर्थराइटिस है। आज अगर हम बात करेंगे तो 50-50% की एनालिसिस देखी जाती है। तो हाइट का कम हो जाना या फिर शोल्डर लेवल थोड़े थोड़े नजदीक आ जाना, ये प्राइमरी सिम्टम है कैल्शियम डिसेबिलिटीज का। अगर कोई पर्सन बैठे बैठे बहुत ज्यादा झुकते अगर बैठते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे नजदीक करके बैठते हैं, तो ये भी एक सिम्टम है आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी है। हमेशा प्रयास करिएगा स्ट्रेट बैठना, और इस तरीके से बैठ के अगर आपको बहुत तकलीफ होने लगी है तब भी हम समझ सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर का कैल्शियम थोड़ा सा कम हो रहा है, आपको जांच करने की जरूरत है। आमतौर पे 33 प्लस या 34 प्लस अगर आपकी एज है तब टी स्कोर किया जाता है, तब एनालिसिस की जाती है बोन की। उसके पहले बोन की एनालिसिस नहीं की जाती, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर बोन की डेंसिटी बहुत शानदार तरीके से देखी जाती है। तो ये तो रहा बोन्स रिलेटेड। ये जो प्रोडक्ट है इबैटोरियम हिबारिस मोर पावर, अब तक हमें 50, 55, 60 साल की उम्र के अंदर भी लोगों को जो हमने ये प्रोडक्ट दिया था, तो उनके ऑरेंज जोन में से वो फिर से ग्रीन जोन के अंदर चले गए हैं। मैं बात 40-45 साल की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 50, 55, 60s के अंदर, जो किसी भी तरीके से हमें मुश्किल लगता है कि उनके शरीर के अंदर कैल्शियम डिपोजिशन फिर से होगा क्या। डेफिनेटली इसके बहुत सारे रिजल्ट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो नेक्स्ट वन इसके फीचर हम बात करेंगे ऑन ब्रेन। ब्रेन के अंदर भी बहुत शानदार तरीके के रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं, बिकॉज हमारे ब्रेन को 4 हार्मोन कंट्रोल करते हैं, ना सिर्फ ब्रेन को, इसके अंदर के 2 हार्मोन जो हार्मोन्स है एंजाइम्स के तौर पे भी काम करते हैं, और पर्टिकुलरली दूसरे एंजाइम्स के प्रोडक्शन के अंदर भी काम करते हैं, और अलग अलग एंजाइम्स की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए भी ये काम करते हैं। तो ये सिर्फ ब्रेन के अंदर नहीं, हाइपोथैलेमस की बात करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करेंगे, एड्रिनल ग्लैंड की बात करेंगे, तो इन ग्लैंड्स के अंदर भी उनकी वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, और इनमें से कुछ जो बाय प्रोडक्ट है, एज ए बाय प्रोडक्ट भी ये एंजाइम्स काम, ये हार्मोन्स काम करते हैं। तो ये सिर्फ हार्मोन्स ही नहीं, ये एंजाइम के तहत भी काम करते हैं। तो मोटा मोटी बात करेंगे ये क्या काम करते हैं। डोपामाइन काम करेगा प्लेजर, हैप्पीनेस स्प्रेड करने के लिए। ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन है जो अफेक्शन क्रिएट करेगा, एक्साइटमेंट लेवल को क्रिएट करेगा, जो ह्यूमैनिटी बोलते हैं ना, हम इंसानियत बोलते हैं ना, तो उस तरीके का वो हार्मोन है जो आपको आपके शरीर के अंदर, मन के अंदर वो भावना बढ़ाएगा। नेक्स्ट वन इज मूड, जो सेंसिटिविटी को, सेंसेशन को और डाइट के प्रति शो करता है। और लास्ट वन इज एंडोर्फिन, इज नथिंग बट द पेन किलर, दैट इज अ नेचुरल पेन किलर है। आसान तरीके से जो हीलिंग प्रोसेस हम कहते हैं ना, अभी जख्म हुआ है, आधे घंटे के बाद उतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी तकलीफ अभी हो रही है। तो ये डेफिनेटली हमारे शरीर के अंदर ये हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा होता है। देखिए कितना शानदार है हमारा शरीर, कोई भी चीज होती है तो खुद अपने हिसाब से काम करता है, उसको किस तरीके से हम रोक पाएंगे, बढ़ा पाएंगे। ऐसा कभी हुआ है क्या, यहाँ पे मैंने काटा है और पूरे शरीर का खून वहां से निकल गया और मैं मर गया, ड्रेन्ड हो गया, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे 10-15 मिनट 20 मिनट जैसी फिटनेस हमारी है, उस तरीके से नॉन डायबिटिक की बात कर रहा हूँ। डायबिटीज वाले पर्सन के अंदर भी हीलिंग प्रोसेस अच्छी होती है, तो वहां पे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, तो ब्लड को कोएगुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहां पे मेश लाइक नेटवर्क एक बनता है, जाली लगा दी जाती है और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 वहां पे आता है। उस फैक्टर 8 को बनाने के लिए अलग तरीके का कैस्केड है, अलग तरीके का कैस्केड है। फैक्टर 1 आता है, उसको कट किया जाता है, फिर उसका जो अच्छा एक्टिव पार्ट है वो आता है, उससे फैक्टर 2 बनता है। इस तरीके से वो कैस्केड चलता है। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे शरीर के अंदर ऑटोमेटिकली बनता है। जहां पे खून निकल रहा है ऑटोमेटिकली 15-20 मिनट आधे घंटे बाद खून बहना ऑटोमेटिक बंद होता है, आपने ध्यान नहीं भी दिया तो भी, क्योंकि वहां पे हमारा शरीर वो काम करता है। इसे ही हम कहते हैं हीलिंग प्रोसेस, और इस हीलिंग प्रोसेस को और शानदार तरीके से ये प्रोडक्ट बढ़ाता है। तो ये जो कोएगुलेंट फैक्टर है ना, फैक्टर 8, ये फैक्टर 8 को भी बढ़ाने का काम हमारे प्रोडक्ट से बहुत शानदार तरीके से होता है। जैसा मैंने कहा कि डायबिटिक पर्सन को कट अगर हो जाएगा तो खून का बहाव आमतौर पे आम लोगों से ज्यादा होता है। तो डायबिटिक पर्सन के अंदर भी जो हीलिंग प्रोसेस है, कोएगुलेशन की प्रोसेस है, वो कोएगुलेशन की प्रोसेस नॉर्मल पर्सन के जैसी होगी। मतलब आप देखिए जो डेलिकेट पर्सन हैं, जिनके अंदर ऐसा कहा जाता है डायबिटिक वाले पर्सन को कि उनको बहुत संभल के रहना चाहिए,
तो वैसे पर्सन के अंदर भी ये शानदार तरीके से काम करता है। तो बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है ये। नेक्स्ट वन इज रेस्टिंग पोटेंशियल। जो हमारे शरीर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, जो सा हम बटन दबाते हैं, फैन चलता है, लाइट चलती है, उस तरीके से हमारे शरीर के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी कितनी होती है? -70 मिलीवोल्ट। कभी मौका मिला मुझे तो मैं वो रिएक्शन बताऊंगा जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, अगर मेरे पास वो फोटो रही। बिकॉज कोविड के ड्यूरेशन में हमने ऑनलाइन क्लासेस लिए थे, तो मैं ऑन बोर्ड लेक्चर्स लेता था डायग्राम निकाल के। तो वो एक डायग्राम मेरे पास रहेगी, तो मैं अगले प्रेजेंटेशन में प्रयास करूंगा वो मैं डायग्राम आपको दिखाऊं। तो इसके अंदर मैंने दिया था -70 मिलीवोल्ट, -50, -30, -10, -5, 0। 0 मतलब वी आर फिनिश्ड। ईसीजी निकलती है कि 0 पे स्ट्रेट लाइन आती है, तो वैसे स्ट्रेट लाइन। बहुत लोगों को लगता होगा कि -70 है मतलब यार नुकसान भरा है, उसको 0 होना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए पॉजिटिव। नहीं, -70 ये रेस्टिंग फेज है। हम जब आराम कर रहे हैं ना, हमारा शरीर पूरा एकदम अच्छी तरीके से लेआउट में है, तब वो पोटेंशियल हमारा होता है। जैसे जैसे हमारी बीमारियां, अगर -30 देखा गया तो 100% है कि उनके शरीर के अंदर कैंसर है, कैंसरस इन्फेक्शन है। और अगर कैंसर पेशेंट कोई है आपके नजदीक में या फिर देखने में सुनने में, उनके बॉडी के अंदर अगर जांच की जाए तो वो -30 मिलीवोल्ट निकले। तो ये रेस्टिंग फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर फिर हम कभी बात करेंगे कि किस तरीके से वर्क करता है। तो हेल्दी, तो ये रेस्टिंग फेज को मेंटेन करने का काम इस प्रोडक्ट के जरिए किया जाता है। हेल्दी ब्रेन के लिए क्या क्या चाहिए? तो हेल्दी ब्रेन के लिए इतने अलग अलग तरीके के न्यूट्रिशन लगती है, और मैंने नीचे दिया है कि पर्टिकुलर जिंक के लिए हमने क्या यूज किया है, मैग्नीशियम के लिए हमने क्या यूज किया है। तो आप ये देख सकते हैं, हर इंग्रेडिएंट हमारे शरीर के अंदर बेहतरीन तरीके का काम करेगा। ना सिर्फ ब्रेन के हार्मोन्स को कंट्रोल रेगुलेट करने के लिए, बट एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन के अंदर भी ये प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करता है। आपके ब्रेन को सुपरचार्ज करने का, डेफिनेटली सुपरचार्ज करने का ये काम इस प्रोडक्ट के जरिए किया जाता है। इसके भी बहुत सारे रिजल्ट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। नर्वस सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें न्यूरॉन्स की, तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। हमारे ब्रेन सिग्नल पास ऑन करता है क्या होना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे कट हुआ है, हमारा ब्रेन ही तो बताता है कि यहाँ पे कट हुआ है, यहाँ पे फैक्टर 8 भेजिए, मेश लाइक नेटवर्क वहां पे तैयार करिएगा, और इसके बाद खून वहां से नहीं बहना चाहिए। तो ये वाली पूरी प्रोसेस को, वो फैक्टर 8 को बढ़ाने की प्रोसेस, उसके बाद वो वहां पर जाने की प्रोसेस, इस प्रोसेस को 15-20 मिनट का समय लगता है। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से हमारा शरीर काम कर रहा है। आज भी साइंस सिर्फ 2% समझ पाया हमारे ब्रेन को, उससे ज्यादा समझ नहीं पाया। तो इतना बढ़िया तरीके से हमारा शरीर काम करता है। तो ये है एक न्यूरॉन, ये न्यूक्लियस है, ये उसके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये उसके टेल है, और इस टेल से सिग्नल बाहर निकलते हैं, फिर दूसरी न्यूरॉन उसे कैप्चर करेगी, फिर उसे बाहर निकाल देगी। तो ये प्रोसेस यहाँ पे ऑलरेडी होते रहती है। तो हमारे ब्रेन के अंदर ये वोल्टेज गेटेड आयन चैनल जो है ना, लास्ट वाला, वो काम करता है बेहतरीन तरीके से एक्शन पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए। 4 अलग अलग तरीके के दरवाजे हमारे शरीर के अंदर है कि सेल के अंदर कौन सी चीज आनी चाहिए, कौन सी चीज बाहर जानी चाहिए। दरवाजा ओपन रहा तो ही काम करते हैं ना। तो 2 अलग अलग तरीके के काम होते हैं। एक होता है सिम्पोर्टर। सिम्पोर्टर का मतलब होता है एक साथ अंदर आना। तो एक दरवाजे से 2 लोग आ सकते हैं बाहर, डेफिनेटली आ सकते हैं। तो एक होता है एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट का मतलब होता है कि एक अगर अंदर आ रहा है तो एक उसी दौरान बाहर जा सकता है। एक बार दरवाजा खुल गया तो एक बंदा बाहर से अंदर और एक बंदा बाहर से अंदर से बाहर जा सकता है, उसे हम कहेंगे एंटीपोर्टर। तो सिम्पोर्टर्स एंड एंटीपोर्टर्स हमारे शरीर के अंदर, सेल के अंदर जाने के लिए और सेल से बाहर आने के लिए दरवाजे। तो इन दरवाजों को ओपन और क्लोज करने के लिए कुछ अलग तरीके का और चैनल होता है, तो इसे हम कहेंगे आयन चैनल्स, जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के चैनल्स हमें देखने मिलते हैं। तो सबसे पहले है लिगैंड गेटेड चैनल। यहाँ पे कुछ ना कुछ तरीके के रिसेप्टर्स दिखते हैं, द सिग्नल कहते हैं ना, पता पूछने के लिए जैसा हम एड्रेस भेजते हैं व्हाट्सएप पे, मैप भेजते हैं, उस मैप को देखते देखते हम आते हैं, फिर समझ में आता है हाँ ये मंदिर है तो इसके बाजू में घर होगा, तो वो रहा हमारा सिग्नल, वो रहा हमारा लिगैंड। तो वो रिसेप्टर, वहां पे हम अगर चले जाएंगे तो वो हमें रिसीव करने आएगा। नेक्स्ट है मैकेनिकल गेटेड, प्रेशर वाला। अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो काम अच्छा होता है ना। प्रेशराइज्ड कंडीशन में ब्रेन बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। आप भी ये महसूस कर सकते हैं, जब आप रेस्टिंग फेज में ना आराम कर रहे हैं ना, तो उतना अच्छा आपका ब्रेन काम नहीं करेगा। जैसा हम चलेंगे कि यार अभी मेरी 9 बजे मीटिंग है, मेरे साथ तो अक्सर होता है 9 बजे की मीटिंग मेरी है और मैं 8:45 बजे आ रहा हूँ ऑफिस में, तो पूरा ये काम कर रहा हूँ और 2 मिनट पहले मैं लॉग इन हो रहा हूँ और मुझे आज सोचना है कि यार ये मुझे बात करनी है। तो जब प्रेशराइज्ड कंडीशन में होता है ना, तो ब्रेन और इफिशिएंटली काम करता है, क्योंकि वहां पे हमारे कुछ मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल्स काम करते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑलवेज ओपन, जो हमेशा खुले रहते हैं।
और लास्ट में इज वोल्टेज गेटेड। तो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स क्या काम करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे अगले स्लाइड के अंदर। तो देखिए न्यूरोलॉजिकल की अगर हम बात करें तो 15 से भी ज्यादा न्यूरोलॉजिकल डिफरेंशिएशन देखने मिलते हैं। 15 से भी ज्यादा डिसीजेस हैं जो न्यूरोलॉजिकल से पीड़ित हैं। लगभग उसे हम कहेंगे ब्लड ब्रेन बैरियर, सिंपली उसे कहा जाता है BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ये जो बैरियर्स है, ये बैरियर्स को भी हम इजीली निकाल सकते हैं। ब्रेन समस्या अगर दिक्कत तब आती है जब हेमरेज हुआ है और डीजेनरेटिव डिसीजेस हो या प्रोग्रेसिव हो, तो थोड़ा सा कह पाना मुश्किल भरा काम होता है। बिकॉज प्रोग्रेशन का मतलब होता है जैसे जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे वो दिक्कत बढ़ेगी, जिसे हम डिजेनरेशन या प्रोग्रेसिव कहते हैं। और जब क्लॉटिंग होती है तो ब्रेन का कुछ हिस्सा जहां पर क्लॉटिंग हुई है, ब्लड ही थोड़ा सा उसके ही क्लॉट बनते हैं, सीमेंट के जैसा बनता है वो। और जिस जगह पे वो बना हुआ है ना, उसके आजू बाजू वाला जो एरिया है ब्रेन का, वहां पे पोटेंटली वर्क नहीं किया जाता। उतना हार्ड सरफेस जहां पे चिपका हुआ है वो उतने पोटेंटली काम नहीं किया जाता। तो ब्रेन का वो जो हिस्सा है जो काम नहीं कर रहा है, उससे एसोसिएटेड जो हमारी फिजिकल बॉडी काम करेगी वो काम नहीं कर सकती। अगर उस तरीके से है तो ही थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। अदरवाइज बेहतरीन तरीके के रिजल्ट हमें देखने मिलता है। प्रोग्रेशन के अंदर भी मैजिकल रिजल्ट हमें मिले हैं, क्लॉटिंग के अंदर भी अच्छे रिजल्ट हमें मिले हैं। तो ये प्रोडक्ट हम रिकमेंड डेफिनेटली कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं ये किस तरीके से काम करता है। तो एक न्यूरॉन है, ये दूसरी न्यूरॉन है। इन दो न्यूरॉन के बीच में जो छोटा सा गैप है ना, उस गैप की बात करेंगे जो यहाँ पे दिया गया है। एक्शन पोटेंशियल एक्टिवेट हुआ है, मतलब पोटेशियम सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन आपके शरीर के अंदर बढ़िया तरीके से, उसका कॉन्सेंट्रेशन बेस्ट है। जैसा अभी हमने पिछले स्लाइड के अंदर देखा, जो गेटेड आयन चैनल्स है वोल्टेज गेटेड, तो वोल्टेज गेटेड ऑन हो चुका है ड्यू टू एक्शन पोटेंशियल। और फिर सिग्नलिंग कैस्केड रन हुआ, तो न्यूरॉन को यह पता चला कि भैया ये सिग्नल है, ये सिग्नल आपको बॉडी के अंदर भेजना है। सिग्नल बना, एक न्यूरॉन ने अभी बाहर भेजना है उसे, तो इस बाहर भेजने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हम यहाँ पे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो देखिए ये ब्रेन ने सिग्नल भेजा है पहले न्यूरॉन को, और ये यहाँ पे फ्यूज हो जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी उसके लास्ट वाले मेम्ब्रेन के साथ, और फिर वो जो सिग्नल उसके अंदर है वो बाहर फेंक देगी। तो ये कब इसके साथ मैच होगी, जब कैल्शियम ये पर्टिकुलर दरवाजे के अंदर से अंदर जाए। तो कैल्शियम कब अंदर जाएगा, तो यहाँ पे हमने दिया है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। तो ये वोल्टेज गेटेड, जैसा मैंने कहा ना कि उसका वोल्ट उतना होना चाहिए, तो उतना कॉन्सेंट्रेशन अगर कैल्शियम का वहां पे बना, क्योंकि कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव साइंस होते हैं, 2+ कैल्शियम, तो उतना कॉन्सेंट्रेशन उसका वहां पे बना, तो उतना वोल्ट का चार्ज वहां बना, और उतना वोल्ट अगर बना तो वो दरवाजा ओपन होगा, अदरवाइज वो दरवाजा ही ओपन नहीं। तो दरवाजा ओपन हो गया तो कैल्शियम अंदर चला गया, और जैसे कैल्शियम अंदर चला गया वो प्रेशर बनाएगा वहां पे इस न्यूरोट्रांसमीटर्स को, इन सिग्नल्स को, कि वो बाहर निकल जाए। तो वो डिफ्यूज हो जाएगा, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कैल्शियम अंदर गया और ये यहाँ पे डिफ्यूज हो गया, और ये सिग्नल यहाँ पे बिखर गया। तो अभी क्या होगा कि ये दूसरे न्यूरॉन्स ने उसे कैप्चर कर लिया। जैसा मैंने देखा ना कि यहाँ से बाहर आया, फिर ये वाले हिस्से से इसने लिया, यहाँ से बाहर आया तो ये वाले हिस्से ने यहाँ से लिया, यहाँ दूसरी न्यूरॉन हो सकती है जिसने बाहर फेंका तो इसने उसे कैप्चर कर लिया, कैप्चर तो हो गया। तो अभी ये न्यूरॉन्स ने भी उसे बाहर फेंकना है ना, सिमिलर प्रोसेस रहेगी। कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन वहां बढ़ना चाहिए, कैल्शियम अंदर जाना चाहिए, फिर वो बाहर निकलेगा। तीसरे न्यूरॉन को भी वैसे ही रहेगा। तो इसीलिए जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे कैल्शियम का कंटेंट कॉन्सेंट्रेशन हमारे हड्डियों से कम होता है, क्योंकि 98% कैल्शियम हमारे हड्डियों के अंदर ही है। और हमारा ब्रेन क्योंकि कैल्शियम को ज्यादा इस्तेमाल करता है, खाने से नहीं मिला तो वो हमारे बोन से छीनकर खुद यूज करता है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन नेचर का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब क्या है, जहां पे एनर्जी कम खर्च की जाए वो काम करना चाहिए। तो ब्रेन भूखा नहीं रहेगा, ब्रेन को अभी क्या चाहिए, कैल्शियम, तो वो बोन से लेगा देगा। आपने अगर आपके शरीर को कैल्शियम वाला डाइट दिया, कैल्शियम आपने खाया, तो वो ब्रेन को भी मिलेगा, बचा हुआ हड्डियों को भी देगा। इसीलिए कैल्शियम के टैबलेट बहुत सारे लोग लेते हैं। तो देखिए ये प्रोडक्ट इतने बेहतरीन तरीके से काम करेगा आपके शरीर के अंदर। सबसे पहले ये कैल्शियम आपके ब्रेन को देगा, उसके बाद बचा हुआ कैल्शियम आपके बोन्स के अंदर वो डिपॉजिट कर देगा। इसीलिए न्यूरोलॉजिकल बैरियर के अंदर हमें रिजल्ट थोड़े से अच्छे मिलते हैं, थोड़े से पहले मिलते हैं अर्थराइटिस से भी ज्यादा। जो लोगों को अर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स है बट न्यूरोलॉजिकल किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, तो उनको भी अर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स के अंदर बहुत शानदार रिजल्ट मिलते हैं। ऑस्टियोपेनिया हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो,
और रिमेटेड अर्थराइटिस हो, जॉइंट पेन हो या फिर और कोई चीज हो, तो उसके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर से आपको कैल्शियम सही मात्रा में दिया है। तो न सिर्फ कैल्शियम, जैसा मैंने कहा, सोडियम होना चाहिए, पोटेशियम होना चाहिए। सोडियम पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन रहा तभी एक्शन पोटेंशियल इग्नाइट होगा, सिग्नलिंग कैस्केड चलेगा। साथ में बहुत सारी चीजें लगती हैं, इसके ऊपर भी फिर कभी बात करेंगे हम कि ये क्यों लगता है, कितना लगता है। तो जब मैं लेक्चर लूंगा ना पोटेंटली, तो उस टाइम पे आपको ये मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो एबल टू प्रिवेंट न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस एज वेल। तो वेरज मोर पावर के अंदर वो क्षमता डेफिनेटली है कि वो उस तरीके से काम करे। नेक्स्ट वन इज पीएच बैलेंस्ड करेगा आपके बॉडी के अंदर। पीएच के ओरिएंटेड भी आपको बहुत अच्छी जानकारी है। पीएच का अल्कलाइन होना ये मेरे हिसाब से सही वाक्य नहीं रहेगा। तो पीएच का बैलेंसिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज शरीर के अलग अलग हिस्सों का पीएच अलग अलग है। पेट का पीएच 2.5, ब्लड का पीएच 7.35, कुछ सारे ऐसी सेल्स हैं जहां पे 6.5 का पीएच लगता है, कुछ ऐसी सेल्स हैं वहां पे 50 से भी ज्यादा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है जो 1.5 का भी पीएच हमारे शरीर के अंदर देखा जाता है। तो देखिए, पीएच अगर हम बात करेंगे तो हमारे विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरीके के पीएच रहते हैं, और उस पर्टिकुलर सिस्टम की अगर हम बात करें, जैसे हमने 11 सिस्टम्स बनाए हैं ना, देखिए, तो वो सिस्टम को भी अच्छे तरीके से वर्किंग करने के लिए उसका पीएच अच्छा रहना जरूरी है। तो ये प्रोडक्ट आपके शरीर का पीएच बैलेंसिंग तौर पे लाने का काम करता है, ना कि अल्कलाइन। ठीक है ना, ये दोनों के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अल्कलाइन अगर हो गया तो डाइजेशन 110% खराब हो जाएगा, 110% खराब हो जाएगा। अगर पीएच बैलेंसिंग कंडीशन में है, बैलेंस्ड है, 100% आपके शरीर बहुत बेहतरीन तरीके से काम, तो ये प्रोडक्ट वो काम करेगा। पीएच अगर इम्बैलेंसिंग में है तो क्या होगा? टिंगलिंग, हल्के से चक्कर आना, मसल क्रैम्प्स, जैसा हम कहते हैं ना कि यार एक जगह पे मसल अटक गए हैं, मूव नहीं हो रहा, थोड़ा सा भी अगर हम हिलते तो और वहां पे जकड़न जैसी महसूस होती है, दैट इज मसल क्रैम्प्स। वीकनेस, सीजर्स, माने इलेक्ट्रिसिटी का बहाव जो शरीर के अंदर है वो उतना अच्छा नहीं रहना। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं पीएच को अगर हम बैलेंसिंग कंडीशन में ना रखें तो। और इसका बेस्ट एग्जांपल, जैसा मैंने शुरुआत में जो एग्जांपल हमने दिया था रेस्पिरेशन का, वही देखते हैं हम। हमारे बॉडी के अंदर पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ये दोनों का अगर कॉम्बिनेशन हो गया तो बाइकार्बोनेट निकलते हैं, HCO3 निकलता है हमारे शरीर के अंदर से, जो यहाँ पे हमने बताया था कि HCO3 जो एक फ्री रेडिकल की तरह भी काम करता है और एसिडिक कंडीशन को बढ़ाने का भी काम करता है। जब ये स्प्लिट होगा तो ये काम करेगा थोड़ा सा हमें डैमेज करने के लिए। तो देखिए, ये एक एसिडिक कंडीशन को बढ़ाने का काम होता है हमारे शरीर के अंदर। और जो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमने बताई है ना, अगले प्रेजेंटेशन के अंदर में थोड़ी सी वो रिएक्शन को ना थोड़ा सा अलग तरीके से बताऊंगा 3D स्ट्रक्चर के अंदर, ताकि आपको वो पूरी रिएक्शन समझ में आए। तो उस वक्त हम थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाएंगे उस पर्टिकुलर रिएक्शन को समझने। तो पीएच का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो ये प्रोडक्ट बहुत शानदार तरीके से करता है। नेक्स्ट वन इज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। ये पुरुषों की लैंगिक समस्या के अंदर सबसे बड़ा समस्या है, दैट इज सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ ना रहना। तो डेफिनेटली बहुत बेहतरीन तरीके से स्ट्रेंथ देगा। एक्चुअली अगर कोई आर्टिफिशियल चीज हम लेते हैं ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने दिया है वियाग्रा, दैट इज सिल्डेनाफिल सिट्रेट। ये एक ऐसी दवाई है, ऐसा ड्रग है, ऐसा स्टेरॉइड है जो बियॉन्ड इमेजिनेशन कंट्रोल करने, जो नेचुरल तरीके से हमारा शरीर कंट्रोल करना चाहता है, वो कंट्रोल करने के भी ऊपर वो चला जाता है। जैसा गाड़ी की अगर स्पीड की लिमिट है 100, हम 110 से चला रहे हैं, 100 की 90, 80, 90, 100 चला रहे हैं, तो हम गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। बट वही गाड़ी अगर हम 150, 200 की स्पीड से चला रहे हैं, तो उसे क्या कंट्रोल कर पाएंगे हम? अचानक सामने कोई आ गया तो उसे हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, एक्सीडेंट 100% होगा। उस तरीके से सिल्डेनाफिल सिट्रेट या फिर वियाग्रा आपके बॉडी के अंदर का टेस्टोस्टेरोन लेवल उतने हद तक बढ़ाएगा। अभी टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ने का और नाइट्रस ऑक्साइड का बढ़ना या फिर ब्लड सर्कुलेशन पर्टिकुलर सेक्सुअल ऑर्गन की तरफ बढ़ाना, ये तीनों एक चीज है। जैसे ही ब्लड का सर्कुलेशन सेक्सुअल ऑर्गन की तरफ ज्यादा बहेगा, सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर इरेक्शन देखने मिलता। तो नेचुरल तरीके से क्या होगा? ब्लड का पंपिंग ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा अगर पंपिंग होगा तो ज्यादा फ्लो बढ़ेगा। जैसे हम भागते हैं तो सर्कुलेशन बढ़ता है ना, अगर ब्लड का सर्कुलेशन इरेक्शन के लिए सही मायने में काम नहीं कर रहा है या फिर सर्कुलेशन ठीक से नहीं मिल रहा है आपके सेक्सुअल ऑर्गन को, तो इरेक्शन अच्छे तरीके से नहीं होगा। तो सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी सर्कुलेशन के लिए तो दिल का धड़कना बहुत तेजी से होता है, इसीलिए सेक्सुअल एक्साइटमेंट जब भी अटेंड होती है या इंटरकोर्स का जो फिनोमेनन आता है साइंस के दौरान, तो ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा बढ़ता है,
हार्ट बीट भी ज्यादा बढ़ती है, बॉडी का टेम्परेचर भी ज्यादा बढ़ता है। और ये तीनों चीजें जब हम भागते हैं तब भी बढ़ती है, तब भी होती है। जब हम भागेंगे पसीना निकलेगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, हार्ट बीट भी बढ़ती है और ब्लड का सर्कुलेशन भी बढ़ता है। तो भागना एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स, इन दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज मैंने आपको अभी बताई। बट अगर किसी पर्सन को भागने के लिए 5 मिनट का समय लगता है और उसे 2 मिनट में उसे तय करना अगर चाहेंगे, तो हार्ट का पंपिंग कितना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा कि वो पंप करना छोड़ सकता है। हम समझ रहे हैं ना? बिकॉज हर शरीर की एक स्पेशल दायरा है कि वो उस लिमिट एक्सटेंड कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता, उतना ही होगा जो नेचुरल तरीके से हमारा शरीर करता है। बट हम अगर वियाग्रा यूज करेंगे तो वो उससे वो जो लिमिट तय की गई है ना हमारे शरीर ने, हमारे लिए हर एक शरीर की लिमिट अलग अलग, तो वो लिमिट को वो बढ़ाएगा। तो ये हो सकता है कि आपके दिल का धड़कना ही बंद हो सकता है। और इसीलिए सिल्डेनाफिल, सिटाडेफिल, वियाग्रा का जो लोग सेवन ज्यादा करते थे उनके अंदर कार्डियो अरेस्ट का जो सिग्निफिकेंस है वो हमें देखने उसके अंदर ज्यादा मिलता है। हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा उनके अंदर देखने मिलते। तो ये जो प्रोडक्ट है आपके सामने, ये प्रोडक्ट बहुत शानदार तरीके से इरेक्शन को तो करेगा ही, साथ में प्री इजैकुलेशन इसके अंदर भी शानदार तरीके से काम करता है। स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म की थिकनेस, स्पर्म की क्वालिटी, ओलिगोस्पर्मी, आज जो एक डिसऑर्डर देखने मिल रहा है ओलिगोस्पर्म, 2 मुंह के निकल रहे हैं, 2 हेड आ रहे हैं वहां पे, और जिसके अंदर इमैच्योर डीएनए आ रहा है, तो उसके अंदर भी बेहतरीन तरीके से वर्क करता है। तो हमने सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन, सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट या फिर इरेक्शन के लिए नहीं, तो ये तो एक काम करता ही है। इसको छोड़ते हुए और जो डिसेबिलिटीज हैं उसके अंदर भी ये शानदार तरीके से काम। अभी देखिए इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अंदर साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स भी हैं, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये भी चीजें कारणीभूत है आपके शरीर के अंदर सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट को ना कर पाना। मतलब सिर्फ टेस्टोस्टेरोन का बढ़ना ही नहीं है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये आपके शरीर के अंदर, जैसा मैंने कहा, ब्रेन के अंदर काम करता है, एंजाइटी को कम करेगा, डिप्रेशन को कम करेगा, स्ट्रेस को कम करेगा, साथ में 4 हार्मोन जो है जो गवर्न करते हैं उनको भी कंट्रोल करने का काम करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को भी अच्छा करेगा, कंट्रोल्ड मैनर में करेगा। तो ये बहुत बेहतरीन तरीके के रिजल्ट हमें देखने मिल सकते हैं सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के लिए भी। तो इसका एक सिनेरियो हमने यहाँ पे बताया आपको। L-arginine एक सबस्ट्रेट है नाइट्रस ऑक्साइड को बढ़ाने के लिए। बहुत सारे लोग जो जिम के अंदर वर्कआउट करते हैं, जिनको फिटनेस फ्रीक जो लोग रहते हैं, स्पोर्ट्समैन रहते हैं, वो L-arginine की टैबलेट डेली बेसिस पे लेते हैं, क्योंकि उनके शरीर के अंदर थोड़ा स्टैमिना बढ़े। आपको ये चीज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज हमारे प्रोडक्ट के अंदर वो तो एक जस्ट एक क्या कहेंगे, एक बाय प्रोडक्ट है यार। हमने अलग पर्टिकुलर तरीका L-arginine नहीं डाला, हमने जो इंग्रेडिएंट डाले ना उसके अंदर से L-arginine को बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी, ये प्रोडक्ट की गुणवत्ता क्या है। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन जो हम लेते हैं। तो देखिए जो अस्थमेटिक पेशेंट है उनके अंदर तो लंग्स उतने अच्छे तरीके से काम ही नहीं कर रहे हैं। अगर लंग्स अच्छी तरीके से काम नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन कितना ले पाएंगे। अगर आप पोल्यूशन के अंदर काम कर रहे हैं, ज्यादा पोल्यूटेड एरिया के अंदर आप रह रहे हैं, तो क्या अच्छे तरीके का ऑक्सीजन आपके बॉडी के अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये बहुत बड़ा रीजन है इरेक्शन के लिए। तो इन सभी रीजन को शरीर अंदर से जितना फाइट कर सकता है उतना फाइट करता है, और एक लिमिट आती है कि वो फाइट करना बंद कर देगा। इसीलिए जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, 40, 45, 50, वहां पे इरेक्शन की समस्या में ज्यादा देखते हैं। तो ये तो 20s, 30s, 40s के अंदर प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करता ही है सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के लिए, बट 50s, 60s, 70s के अंदर भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिल रहे हैं। अगर हम 60s प्लस की बात करेंगे, आपकी बॉडी फिटनेस अगर अच्छी है, आप वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, हल्के बहुत जॉगिंग करते हैं, तो डेफिनेटली आपके शरीर के अंदर ये प्रोडक्ट मिरेकलस काम करता है। आप आजमा कर देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे और एक चीज बतानी रहेगी कि ये टेस्टोस्टेरोन सिर्फ सेक्सुअल अपलिफ्ट के लिए नहीं, ये आपके बॉडी के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। आपके मूड को लेके, आपके फोकस को लेके, आपके एटीट्यूड को लेके, आपके बॉडी लैंग्वेज को लेके, आपके प्रेजेंस को लेके, हर तरीके से ये आपको बेहतरीन बनाने का काम टेस्टोस्टेरोन करता है। और टेस्टोस्टेरोन को थोड़ा सा इक्वल्स बात करेंगे तो दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड, बेहतरीन तरीके से आपके शरीर के अंदर ये बढ़ाता है।
नेक्स्ट वन इज इन द कैंसर। कैंसर चाहे किसी भी तरीके का हो, उसकी जो ग्रोइंग फेज है, ग्रोथ फेज है, वो सिमिलर तरीके से ही बढ़ती है। चाहे हम ट्यूमर की भी बात क्यों ना करें, तो वो ट्यूमर इज आल्सो वन काइंड ऑफ कैंसर। तो उसके अंदर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है। शरीर के अंदर जहां पर भी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है, वहां पे हमारा शरीर बाय डिफॉल्ट फाइट करने का काम करता है, ये 4 अलग अलग तरीकों से। जो सबसे लास्ट में दिया ना सेल साइकिल इनिबिशन, तो ये सेल साइकिल है। G1 से S, S से G2, फिर माइटोटिक फेज आती है, ये माइटोसिस, यम फेज, जहां पे सब डबल बनता है, और फिर से साइटोकाइनेसिस, ये जो छोटा दिख रहा है ना, तो यहाँ से एक सेल 2 सेल के अंदर कन्वर्ट होता है। फिर G1, S, G2, माइटोटिक फेज, साइटोकाइनेटिक। तो ये एक सेल की साइकिल है। तो यहाँ पे एक फेज आती है G0, आप देख रहे हैं, आई होप यहाँ पे आप देख रहे हो G0। तो सेल, हमारा शरीर इतना बेहतरीन है ना, जहां पे डैमेज करने वाली या फिर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ वाली सेल दिखी ना, नेचुरल तरीके से उसकी जो सेल साइकिल है वो भी तो इस तरीके से घूमेगी, इस तरीके से खुद को डबल करेगी। तो वो साइटोकाइनेसिस के बाद G1 के अंदर नहीं ढकेलेगी, उसको वो G0 के अंदर अरेस्ट करके रख, अरेस्ट करना मतलब जेल के अंदर डाल देना आजीवन के लिए। वो फिर कभी भी किसी भी तरीके से बाहर नहीं आ सकती, कभी भी जिंदगी में डबल नहीं कर सकती खुद को। इसीलिए उसे सेल साइकिल अरेस्ट कहा जाता है। यहाँ पर आई होप दिया है, यस, अरेस्ट वहां पे दिया। तो ये एक वन ऑफ द एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। तो ये 4 अलग अलग तरीके के हैं। तो हमारा प्रोडक्ट इन चारों तरीकों को बहुत बेहतरीन तरीके से और इनकी एफिशिएंसी बढ़ाता है, ताकि और चौकस तरीके से वो निगरानी रखे हमारे शरीर के अंदर। साथ ही सैपोनिन नाम का एक कंटेंट हमारे प्रोडक्ट के अंदर आता है, जो कोरियन रेड जिनसेंग इस एक इंग्रेडिएंट के अंदर पाया गया है, जो बेस्ट एंटी कैंसर मॉलिक्यूल के तहत काम करता है। जो सिग्नलिंग कैस्केड हमारे शरीर के अंदर है, उस तरीके से ये काम करता है। जो फर्स्ट दिया ना मैंने, एपोप्टोसिस इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब शुरू करना, एपोप्टोसिस। तो एपोप्टोसिस मतलब ये एक सेल अच्छी थी, उस सेल को इतना खराब करके, तोड़ फोड़ के, टुकड़े टुकड़े करके, उसको पंक्चर करके बाहर फेंक दिया, दैट इज एपोप्टोसिस। तो दो एग्जांपल हमने देखे हैं। तो एपोप्टोसिस को बढ़ाने के लिए नेचुरल तरीके से तो करता ही है, बट उसकी इफिशिएंसी को और बढ़ाने के लिए सैपोनिन अगर जैसे रिसेप्टर को टच होगा तो एपोप्टोसिस कई गुना बढ़ेगा। तो एंटी कैंसर इफेक्ट हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी बढ़ता है। तो देखते हैं और क्या क्या खास है इन सब चीजों के लिए। तो हमने जो बात की है वो अब तक बात की है ई-बायोटोरियम हिबारेज मोर पावर रेगुलर प्रोडक्ट की। तो अभी देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो इसके अंदर ये सारे कंटेंट, बहुत सारे कंटेंट आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, आपके घर के अंदर आप यूज करते होंगे। तो इसके अंदर का ये है कोरियन रेड जिनसेंग, एक ऐसा इंग्रेडिएंट मार्केट में एक इंग्रेडिएंट को लेकर 100 से भी ज्यादा प्रोडक्ट आपको देखने मिलते हैं। तो इसके ऊपर भी हम आने वाले सेशन के अंदर बात करेंगे। तो देखिए इतने सारे कंटेंट इस प्रोडक्ट के अंदर है। तो इसको छोड़ते हुए और हमने क्या क्या ऐड किया है, और बेहतरीन तरीके के इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हमने, ताकि और अच्छे तरीके के रिजल्ट मिले, और वो प्रोडक्ट बन गया हिबारेज मोर पावर प्रीमियम। ठीक है, तो अभी देखते हैं ये प्रीमियम के अंदर क्या क्या खास बात है। तो प्रीमियम के अंदर हर वो चीज ऑलरेडी प्रेजेंट है जो रेगुलर प्रोडक्ट के अंदर है, उसको छोड़ते हुए और क्या है, इसके अंदर स्वर्ण भस्म है, एडिबल गोल्ड। जो छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तब उनको मदर का मिल्क छोड़कर जो चीज दी जाती है, उसके अंदर सबसे पहले सोना ही दिया जाता है। तो हम आपको इस प्रोडक्ट के जरिए सोना दे रहे हैं, जो उस छोटे बच्चे को ग्रोथ, डेवलपमेंट, IQ, न जाने क्या क्या चीजें बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, वही सिमिलर तरीके से आपके शरीर के आज की डेट में इस एज के अंदर वो काम करने की ताकत रखता है ये प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि वो बच्चे की IQ बहुत लाजवाब तरीके से बढ़े, हमारा भी IQ उतने तरीके से बढ़ेगा, नहीं। बट भूलने की बीमारी, जो छोटे छोटे चीजें ना, न्यूरोलॉजिकल डैमेजेस हो या ब्रेन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो उससे बहुत अच्छे इफेक्ट, अच्छे रिजल्ट हमें मिल सकते हैं इस प्रीमियम को यूज करते हुए। दैट इज ड्यू टू द स्वर्ण भस्म। नेक्स्ट वन इज रजत भस्म। ये एक चांदी का भस्म है। तो ये भी हमारे शरीर के अंदर वाइटलिटी, विगरसिटी को बढ़ाने का काम करता है, एक्साइटमेंट लेवल को बढ़ाने का काम करता है। साथ ही बहुत लोग चांदी का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे शरीर का हीट कम हो जाए, एंगर इश्यूज कम हो जाए। तो ये तो बाहर से है, हम तो आपको अंदर दे रहे हैं ताकि आपके शरीर उसे एब्जॉर्ब करके जो इफेक्ट उसके हैं वो आपके शरीर को दे। तो स्ट्रेस रिलेटेड, उसी के साथ साथ हेल्थ, स्किन की हेल्थ अगर बात करेंगे तो उसी के लिए भी बहुत शानदार तरीके से ये काम करता है। नेक्स्ट वन, ये दो छोड़ते हुए अभी हम बात करेंगे 6 इंग्रेडिएंट जो पेटेंटेड है। जो तीसरा इंग्रेडिएंट है, दैट इज द फर्स्ट पेटेंटेड इंग्रेडिएंट इन द प्रीमियम फ्रॉम द USA Sabinsa ग्रुप,
दैट इज शाहगंधा। अश्वगंधा का पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है शाहगंधा, बेहतरीन तरीके से काम करता है। जैसा कोरियन रेड जिनसेंग मैंने बोला, तो ये इसे इंडियन जिनसेंग कहा जाता है। तो इसके भी बहुत सारे फायदे। जो लोग स्पोर्ट्समैन है वो अश्वगंधा का पाउडर लेते हैं, जो लोग जिम के अंदर जाते हैं वो लेते हैं, जिनको सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट चाहिए वो भी लेते हैं। तो आप तो पर्टिकुलर एक चीज ले रहे हैं, जैसा मैंने कहा बहुत मगर वो उनकी मैच में। नेक्स्ट वन कुरकुमिन C3, ये एक एंटीसेप्टिक एंटी एलर्जिक जाने से ही कुरकुमिन C3 यहाँ हमने इसके अंदर यूज किया, मतलब एक कुरकुमिन को और ज्यादा स्टेबिलिटी देने के लिए 2 कुरकुमिनाइड ऐड किए हैं, ताकि कुरकुमिन की स्टेबिलिटी ज्यादा हो, उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो और वो बहुत अच्छी तरीके से और हमारे शरीर के अंदर काम करे। नेक्स्ट वन इज सैबरी, ये एक आंवला का पेटेंटेड इंग्रेडिएंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो आंवला के अंदर पाया जाता है। दैट इज द बेस्ट फॉर द विटामिन सी। और विटामिन सी, विटामिन ई अगर हमारे बॉडी के अंदर आते हैं तो स्किन रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज दूर जाते हैं। बहुत सारे उसके रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। स्किन की बात करेंगे तो रैशनेस हो, स्किन के ऊपर रेडनेस हो, सोराइसिस हो, या कोई घाव वगैरह है तो वो जल्दी उभर कर नहीं आ रहा है, उनके अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने मिलते हैं। फिनोमिनॉन, ये में पाया जाने वाला एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो बेसिकली डाइजेशन के लिए काम करता है। हमारे शरीर के अंदर जहां पर भी इन्फ्लेमेशन होता है या फिर जॉइंट पेन होते हैं वहां पे भी ये असरदार तरीके से काम करता है। साथ ही जो डायबिटिक पर्सन है जिनका HbA1c 6 से कम है उनको ये प्रोडक्ट हम रिकमेंड करते हैं, और उनके अंदर ये इंसुलिन के जैसा काम करता है। तो देख सकते हैं आप, अगर ये प्रोडक्ट रेगुलर बेसिस पे यूज करेंगे तो ये भी काम कर रहा है इंसुलिन के जैसा। अलग से आप इंसुलिन ले रहे हैं 10 यूनिट, तो ये भी इंसुलिन के जैसा काम कर रहा है। तो आपको डेफिनेटली इंसुलिन की मात्रा आगे चलकर कम हो जाएगी। 5 ml इंसुलिन और बाकी का जो उसका रिमेनिंग काम है तो ये प्रोडक्ट आपका बॉडी के अंदर करेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं ये बता रहा हूँ, 5 यूनिट कम, 10 यूनिट कम, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट वन इज प्री प्रोबायोटिक। इसका मतलब आपके शरीर के अंदर जो गुड बैक्टीरियाज है जो डाइजेशन के लिए काम करते हैं, उन बैक्टीरियाज को बढ़ाने के लिए उनका खुद का फूड हम दे रहे हैं। वी आर द फर्स्ट कंपनी इन द मार्केट जो आपके बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए बैक्टीरिया को खाना दे रहे हैं। आपके सेल को तो हम दे ही रहे हैं, साथ में आपके सेल्स को, आपके शरीर को अच्छा रखने के लिए जो भी काम करते हैं उनका भी खाना हम आपको दे रहे हैं, ताकि और भी बेहतरीन तरीके से आपका शरीर काम करे। नेक्स्ट वन इज टिनोफोलिन। टिनोफोलिन ये गिलोय के अंदर देखा जाता है, जो गिलोय का जूस लोग पीते हैं उसके अंदर का एक्टिव इंग्रेडिएंट ये है, एक्सट्रैक्टेड इंग्रेडिएंट है जो हर तरीके की मेमोरी के अंदर काम करता है, बहुत बेहतरीन तरीके से ये काम करता है। अगेन बॉडी हीट के लिए भी ये कॉम्पेंसेशन का काम करता है। नेक्स्ट इज बायोपेरिन। ये वर्ल्ड्स बेस्ट बायो अवेलेबिलिटर है और एनहांसर भी है, जो बॉडी के अंदर डाइजेशन को कई गुना अच्छा बढ़ाएगा। और जो रिसर्च साबी ग्रुप ने किया था विद द हेल्प ऑफ बायोपेरिन एंड कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर दिया जाए तो 2000 गुना एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ी है, ऐसा उन्होंने दावा किया है इन द रैट। इन जो इन विवो स्टडी की जाती है ना, जो प्रैक्टिकल किए जाते हैं, उन प्रैक्टिकल के अंदर ये पाया गया है। तो बहुत बेहतरीन तरीके की ये प्रोडक्ट है, ये इंग्रेडिएंट्स जो आपके शरीर के अंदर शानदार तरीके से काम करते हैं। सुबह शाम 2 बार आपको खाना है। सुबह उठते बराबर ब्रश करने से भी पहले आपको ये खाना है। आधा चम्मच, प्रीमियम के अंदर चम्मच आएगा, आधा चम्मच आपको खाना है। 5-7 मिनट तक मुंह के अंदर इसे रखना है, बोलना है। आपका ओवरराइड सलाइवा बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा। जब इसकी टेस्ट खत्म हो जाएगी तो इसे चबा चबा कर आपको खा लेना है। 10 से 15 मिनट के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी आपको पीना है, ताकि इसके और अच्छे रिजल्ट हमें मिले। रात को खाना खाने के आधे से 1 घंटे के बाद फिर से आपको उसी तरीके से लेना है और 10-15 मिनट बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है। ये नॉर्मल हर पर्सन के लिए। सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के लिए आपको सुबह शाम 2 बार लेने की जरूरत नहीं है। सुबह का स्किप करिएगा, रात को एक ही बार इंटरकोर्स से आधा 1 घंटा पहले आपको ये लेना है। एक पूरा चम्मच जो इसके अंदर दिया गया है, जैसा हम पहले आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम ले रहे थे, तो शाम और सुबह ना करते हुए शाम को एक ही बार आपको 1 चम्मच पूरा लेना है। 10 से 15 मिनट के बाद ठंडा दूध पीना है, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि टेस्टोस्टेरोन का बढ़ाना, नाइट्रस ऑक्साइड का बढ़ाना मतलब हीट ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, एसिडिक कंडीशन ऑटोमेटिक बढ़ेगी, ब्लड का टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ेगा, हार्ट बीट ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो ये हो सकता है आपको एसिडिटी की तकलीफ हो सकता है आपको टेम्परेचर की तकलीफ हो, मतलब हीट की तकलीफ हो,
तो इन दोनों तकलीफों से बचने के लिए ठंडा दूध बेहतरीन तरीके से काम करता है। और उसका दूसरा रीजन ये है कि स्पर्म की थिकनेस, मोटिलिटी और उसके क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए मिल्क बहुत शानदार तरीके से काम करता है। तो प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से आपको दिखता है, ये प्रीमियम वाला, जो आपके बॉडी के अंदर फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इन दोनों को बढ़ाएगा। और इसका मतलब है आपकी पूरी बॉडी बहुत शानदार तरीके से वर्क करेगी। ये प्रोडक्ट नहीं किसने लेना है, तो सबसे पहले प्रेग्नेंट वुमन, उनको ये प्रोडक्ट नहीं देना है। नेक्स्ट वन, जो लोग डायलिसिस पे हैं उनको ये प्रोडक्ट नहीं देना है। तीसरा, जब एमसी की ड्यूरेशन चलती है 5 या 7 दिन, उस वक्त जब ब्लीडिंग चलती है उस वक्त हमें नहीं देना है। नेक्स्ट वन, फीडिंग वाली जो महिलाएं हैं, जो दूध पिलाती हैं, माताएं हैं, उनको हमें नहीं देना है। और खासतौर पे फीमेल की अगर मैं बात करूं तो देखिए पीसीओएस, पीसीओडीज के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं इस प्रोडक्ट के। साथ ही आजकल प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी होती है उसके बाद मिल्क का प्रोडक्शन बहुत कम होने लगा है। आज के डेट में ये बहुत सारी समस्याएं देखने मिल रही है। तो ये प्रोडक्ट अगर आप यूज करोगे प्रेगनेंसी डिटेक्ट होने से पहले तब प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी होगी तो लैक्टेशन को बढ़ाने के लिए जो चीजें काम करती है ना नेचुरल तरीके से, वो इस प्रोडक्ट के अंदर ऑलरेडी है। जैसे शाहगंधा की अगर हम बात करेंगे तो वो बेस्ट लैक्टेटिंग मॉलिक्यूल है, तो लैक्टेशन को बढ़ाने का वो काम करेगा। तो उस तरीके से भी ये काम बहुत बेहतरीन तरीके से करेगा। हेल्दी लाइफ अगर आपको चाहिए तो आपको ये सब चीजें चाहिए, इतनी मात्रा में ले सकते हैं आप। हो सकता है इसके अंदर कुछ चीज मैं भूल चुका हूं, अगर भूला हूं तो उसको ऐड करके इसके ऊपर और एक टैबलेट आप बढ़ा सकते हैं। और अगर मैं आपको एक चांस दूं कि इन सब को छोड़ते हुए ऐसा कुछ लीजिए जिसके अंदर ये सब तो है ही, साथ में मोर देन 160 न्यूट्रास्यूटिकल, विटामिन, बाकी और बहुत सारी चीजें हैं, तो आप क्या करोगे? तो डिसीजन इज योर्स, या तो ये लीजिए या तो ये लीजिए। आधे चम्मच के अंदर ये सब चीजें आपको देखने मिलेगी। आपको जो लगेगी वो आपकी बॉडी लेगी, जो नहीं लगेगी वो बॉडी के बाहर निकाल देगी। बिकॉज इनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो सिर्फ प्लांट ओरिजिनेटेड कंटेंट ही है। प्लांट के अलग अलग हिस्सों को इस्तेमाल किया गया है। प्लांट की छाल हो सकती है, उनके रूट्स हो सकते हैं, उनके शूट हो सकते हैं, उनके लीफ हो सकते हैं, पत्ते हो सकते हैं, बीज हो सकते हैं, फूल हो सकते हैं, उनके फ्रूट हो सकते हैं। तो हर प्लांट के अंदर जो हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया ना, उसके अंदर जहां पे जो अच्छी प्रॉपर्टी हमें मिली वो हमने इसके अंदर यूज की है। तो बेस्ट प्रोडक्ट रहेगा आपको यूज करने के लिए। बेस्ट एक्सट्रैक्शन मेथड इसके अंदर यूज की गई है। फॉर्मुलेशन बहुत सही तरीके से है। ये प्रोडक्शन नहीं है, ये फॉर्मुलेशन है। फॉर्मुलेशन का मतलब है पर्टिकुलर रेसिपी बनाना, और वी आर द फर्स्ट कंपनी जो सैम्पलिंग के अंदर हम काम करते हैं। इसका मतलब हमें कितना कॉन्फिडेंस होगा कि ये प्रोडक्ट कितने शानदार तरीके से वर्क करेगा। और लास्टली माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज की गई है ताकि आपके बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म बहुत शानदार तरीके से हो जाए। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों ने जो सेवा का मौका मुझे दिया यहाँ पे, स्पेशली टू द प्रतीक सर जिन्होंने ये मौका मुझे यहाँ पे दिया। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ओवर टू यू सर।